फ्रेम में हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी, CPIML नेशनल जनरल सेक्रेटरी। सर, मुद्दा वोट चोरी का हो, आरक्षण चोरी हो, रोजगार चोरी हो, SIR का मुद्दा हो गया, पीरपैंदी हो गया, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, घुसखोरी चरम पर है। रिपोर्ट कार्ड आप जारी कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी का CPIML का टैगलाइन है कि बिहार बदलो, सरकार बदलो। एक एक चीज़ बारीकी पे आप ध्यान दे रहे हैं कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, 12 आप अपने जो MLAs हैं उनकी सारी आप जो काम है 5 साल को सब। लेकिन सवाल ये है कि बिहार सरकार जो है उसकी रिपोर्ट कार्ड कौन मांगेगा? आप लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं जनता के बीच में ये सारी चीज़ें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जनता के सामने वो रिपोर्ट कार्ड है। नीतीश जी नहीं कहेंगे, मोदी जी नहीं कहेंगे, वो तो जुमले फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, एक बार बात करके चले जाएंगे जब तक लोग उसका जवाब मांगेंगे। जैसे मोदी जी से आज कोई मांग सकता है सुबह 15 लाख जो आना था खाते में उसका क्या हुआ? वो जो 2 करोड़ रोजगार क्या बात किए थे, वो जो आपने कहा था कि काला धन खत्म नहीं होगा तो 50 दिन नोटबंदी के बाद किसी चौराहे पर बुला करके हमको जो सजा दीजिएगा हमें मंजूर है। तो मोदी जी तो फेंकते हुए चले जाते हैं, आज कुछ बोल दिए, कल कुछ बोल दिए। उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है और ये हमने जो रिपोर्ट कार्ड दिया वो एक विधानसभा में हम दे रहे हैं और हमें लगता है कि जनता ने देख लिया कि वोट चोरी और घूसखोरी के बल पर जो सरकार गद्दी पर बने रहना चाहती है, इनको गद्दी से उतारना इस बार जनता ने तय कर दिया। तो रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है और वो रिपोर्ट कार्ड में जनता ने कह दिया कि पूरी तरह से डबल इंजन का डबल फेल है। दोनों, पहले डबल प्रमोशन होता था और ये इनका समझिए कि डबल फेल हो गया, दोनों सरकार डबल इंजन और इनको गद्दी से उतारने का काम। बिहार की महिलाएं ये भी कह रही हैं कि आपको सिर्फ इलेक्शन के 1 महीने 2 महीने पहले ही ये बात याद आई कि 10,000 रुपये आप दे रहे हैं, बोले हमारे परिवार में से जो आप है ना किसी एक को रोजगार दे देते, ये ध्यान क्यों नहीं आया? बिल्कुल वो भी ध्यान नहीं आया। 2 लाख रुपए गरीबों को देना था, वो 2 लाख भी आगे दे देते और ये बात आपसे नहीं मांगते। और 10,000 भी जो दे रहे हैं, ये तो 10,000 रुपये कल पता चलेगा कि आपको लोन दिया गया, इसको लौटाओ। और ये जो बोल रहे हैं 10,000 तो बस एक बार दिया। हम लोगों ने इसीलिए इंडिया गठबंधन से तय किया महिलाओं के लिए स्थायी तौर पर उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए 2,500 रुपये जैसे झारखंड में मिल रहा है, बिहार में भी 19 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के लिए ये हमारी घोषणा है। प्रति माह 2,500 रुपये, एक बार 10,000 हमने दिया, वो नहीं, धोखा नहीं, 2,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। पेंशन भी जो 1,100 रुपये दे रहे हैं, कम से कम 1,500 रुपये की पेंशन की गारंटी होगी, पेंशन की राशि। ये 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम लोगों की मांग थी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हमें लगता है कि लोगों के लिए ठोस जो घोषणाएं हैं वो इंडिया गठबंधन की ओर से है और लोग उस पर। एक अहम सवाल और था, क्योंकि अभी आप पीरपैंदी कहते हैं जहाँ पर अदानी जी को जो जमीन 1 रुपये में मात्र दे दी गई। इकोनॉमिक का अर्थशास्त्र में एक शब्द है मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे आप यहाँ पे आपकी पार्टी और आप विचार करते हैं। सूक्ष्म आप है ना, वो सूक्ष्मदर्शी जो होता है, बायोस्कोप जिससे हम देख लेते हैं, आपने वहाँ पे जो ज़मीन है उनकी मुआवजे की आपने बात करी, जो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, लेकिन जो मजदूर वहाँ पे आम की खेती होती है, बहुत सारे लोग है ना बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसको आप इतनी सूक्ष्मता से आप उसको ना मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये सब चीज़ें सरकार को नहीं दिखती हैं क्या? बिल्कुल कानून है, कानून के हिसाब से तो सरकार काम करेगी तो दिखेगा। ये सरकार तो कानून के हिसाब से चलती ही नहीं है, ये तो इनको कानून के हिसाब से नहीं है, मनमर्जी चलाना है, बस अदानी को अंबानी को फायदा पहुंचाना है और सत्ता में बने रहना है। तो कानून नहीं तो 2013 का कानून अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि पीरपैंती में लोगों से रहा है, लोगों की सहमति नहीं है। लोगों ने कहा कि दूसरी ज़मीन लो, हमारी ज़मीन मत लो, तो लोगों की सहमति नहीं ली गई। अभी इतने 2013 में ज़मीन ले ली गई और इतने सालों में 12 साल में कोई प्लांट नहीं बना, तो 5 साल से ज़्यादा अगर हो तो ज़मीन लौटाना पड़ेगा और मुआवजा सबको मिलना चाहिए। और मुआवजे का मतलब भी सिर्फ कुछ पैसा नहीं,
आपको जमीन के बदले जमीन दीजिए, रोजगार दीजिए, किसी का मकान अगर आप ले रहे हैं तो मकान के बदले उनका पुनर्वास कीजिए। ये कुछ भी लोगों को नहीं मिला और हमें लगता है कि इसीलिए लोग बहुत खफा है। और लोगों को जो मिलेगा पावर प्लांट के नाम पर, बगल में कहलगांव में एक पावर प्लांट है, लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मिला, हमें तो बस धुआं मिल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है, फेफड़े की बीमारी है, पूरे सांस की बीमारी है, पूरे इलाके में परेशान हो गए। एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते, क्योंकि स्पीच में आपने एक बहुत बड़ी बात उठा दी कि आज हो सकता है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला, आपने वो उस पर क्या कहना है सर? और बहुत गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का बिना इंतजार किए आपको 6 तारीख को कर देना है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या तय करे, हमने पहले घोषणा की। ये तो बहुत गलत है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। जो सवाल हमने कल चुनाव आयोग से पूछा और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, वो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट में भी उठाएंगे कि भाई और 3,66,000 लोगों के नाम क्यों काटे गए, और जितने लोगों के नाम जो पहले 65 लाख काटे गए थे उसमें इतनी शिकायतें थी, उन शिकायतों का क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम उस पर बिल्कुल देखेंगे और ज़्यादा गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम इसको पूरा निरस्त कर देंगे। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात की थी, वहां आप सुप्रीम कोर्ट के आखिरी सुनवाई से पहले चुनाव की घोषणा कर दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही गलत है कि हर को कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, सबको संविधान के दायरे में संविधान के हिसाब से काम करना। ये तो संविधान की भावना का बेहद उल्लंघन और अपमान है। अंत में सर, बिहार के मतदाता को, जनता को आप इनसे क्या मैसेज? बिल्कुल मैसेज तो एक ही है कि बिहार में ये बदलो बिहार, बदलो सरकार, बदलो बिहार जो नारा है ये जनता का ही नारा है। ये जो वोट चोर गद्दी चोर ये भी जनता का ही नारा है। तो उस नारे को साकार करना है चुनाव में और बिहार को अब आगे ले चलना। बिहार 20 साल से अब नीतीश जी थक गए हैं और मोदी जी जब से आए हैं तब से डबल इंजन का डबल धोखा बिहार के साथ। ये डबल धोखा खत्म हो, बिहार आगे बढ़े संविधान के रास्ते पर, रोजगार के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे नेशनल जनरल सेक्रेटरी CPIML दीपांकर भट्टाचार्य जी को। चाहे वो गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसी की भी आवाज़ हो, माले अग्रसर है हर मुद्दे को, वो बिल्कुल महत्व के साथ उनको ये उठाते हैं। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। बीच में आकर के सारी बात को रखिए और ज्यादा क्या करना है, वोट का आदेशों को बोलना है, जरूरत का समय लेना है। इसी चीज को लेकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महागठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम VIP के जफर इमाम साहब जो जिला सचिव है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि जफर इमाम साहब आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। VIP के जफर इमाम साहब। तो हम चाहेंगे VIP के भूषण दें और अपनी बात को रखेंगे भूषण जी VIP के। आदरणीय मन संचालक महोदय, उपस्थित माननीय विधायक महानंद जी, पूर्व गार्जियन, यहाँ पे सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, गार्जियन, माता बहने, युवा साथी, आप सभी को VIP पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष कुमार कुलभूषण चौधरी की तरफ से आज आरण के इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आज हमारे माननीय विधायक जी ने रिपोर्ट जारी करने के लिए यहाँ पर मीटिंग रखे हैं, तो सबसे पहला हाथ जनता को है। जनता को सवाल पूछने का पूरा हक है। अगर दारू बेचने वाले को दारू बेचने वाला नहीं कहिएगा, बालू माफिया को बालू माफिया नहीं कहिएगा, ईमानदार को ईमानदार नहीं कहिएगा, शिक्षक को शिक्षक नहीं कहिएगा, इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, आप लोग से मेरा पूरा विश्वास है और निवेदन है कि आप लोग खुद आन करके इस
स्वराज की नीति नहीं, आपका अधिकार है। आप जिसको चाहेंगे उसको आप स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। नेता वही होता है जो काम करेगा, उसको दोबारा हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में केरल के मुखिया बहुत सारे आए हुए हैं। हमारे बीच में इंडिया न्यूज के आजाद खलील साहब हैं। हम माननीय विधायक चाहेंगे उनको सवाल करेंगे। इंडिया न्यूज के आजाद खलील साहब और केरल के मुखिया रामेश राय साहब। हम आमंत्रित करते हैं सीपीएम के नेता उमेश ठाकुर जी से कि अपनी बात को रखेंगे। उमेश ठाकुर जी 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी आया है जो आज हम रिपोर्ट कार्ड पर तमाम महागठबंधन के साथी आए हैं, माताएं बहनें आए हैं और बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, यह तो नजारा जो आप आज देख रहे हैं, यह देख रहे हैं नजारा कि महागठबंधन के नेतृत्व में लाल झंडा का सैलाब आपके सामने। यह आपसे आजादी के एक पहला अंक होगा कि जो विधायक जीत के गए हैं जनता के सामने अपने हिसाब देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन लाल झंडा का विधायक ने किसानों मजदूरों का सवाल को लेकर 5 साल आपका बढ़ाया गया, चाहे वोटर कार्ड का हो, आपका किसान का आंदोलन हो, चाहे आपका बुद्धिजीवियों का आंदोलन हो, चाहे रोड का, चाहे आस्ती का, जितने भी आंदोलन हो, हमारा विधायक 5 साल तक के और के धरती पर रहकर संघर्ष करने का काम किया। यह अपने विधायक जो फ्लैट मिला उसमें लड़ने के काम किया। हमारा अंत में आपको हम क्रांतिकारी अभिनंदन सभी साथियों को जो हमारे इस समारोह में आए हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी लाल सलाम हम सीपीआई के रामचंद्र पाठक जी से आग्रह करेंगे कि रामचंद्र पाठक की पेंशन में अपनी बातों को खत्म करेंगे। रामचंद्र पाठक जी और साथी अध्यक्ष जी उन्नीस घोषणा के हैं, हम उनको चाहेंगे कि मंच को चला रहे और सत्येंद्र यादव पूर्व विधायक रविंद्र भाई, उपस्थित बहनों एवं भाइयों और तमाम मंचासीन महागठबंधन से संबंधित नेतागण, समाज कार्यकर्तागण को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई अलवर जिला परिषद की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज एक खुशी की बात है कि जब हम लोगों के बीच प्रतिनिधि बनने के लिए उम्मीदवार पहुंचते हैं तो बहुत से बातें करते हैं। जनता को उनसे बहुत उम्मीद रहती है कि ये हमारी समस्याओं के समाधान करेंगे। खुशी की बात है कि हमारे वर्तमान विधायक ने 5 साल में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया है, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, उसका इस
उनका पूरा विवरण इन्होंने देने का प्रयास किया है और कुछ ही समय में माननीय नेता जो महासचिव हमारे हैं सीपीआई के हैं, उनका शुभागमन होने जा रहा है। उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड का लोकार्पण होगा और आप लोग उस किताब को पढ़ करके समझ जाएंगे कि इनके द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य किए गए। हालांकि असंभव नहीं है कि जितना इन्होंने कार्य किया उन कार्यों को एक छोटी सी पुस्तक में इसको लिपिबद्ध कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कार्यों पर प्रकाश इन्होंने डाला। एक बात ये, जो इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है कि अधिकार घोषणा हो जाए, तो ये इलेक्शन अन्य इलेक्शन से बहुत भिन्न है साथियों। ये जो चुनाव होगा इसमें दो विचारधारा के लोग हैं, आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए है जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन, देश में सांप्रदायिकता की आग भड़काने वाला, क्षेत्रीयता, भाषा के नाम पर फूट डालने वाली शक्तियां हैं जो एनडीए के नेतृत्व में आपके सामने आएंगी। दूसरे तरफ महागठबंधन है जिसका उद्देश्य है देश में लोकतंत्र को हम मिटने नहीं देंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, जनता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करने देंगे, देश में सांप्रदायिकता की आग को नहीं भड़कने देंगे, आर्थिक विषमता नहीं रहेगी। ये सारी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने वाला अगर कोई गठबंधन है तो वह महागठबंधन है। महागठबंधन कई संघ के साथ आप लोगों के बीच जाएगी और आप अपने अधिकारों के हिफाजत के लिए आप पूरा समर्थन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कामकाज का रिपोर्ट आज पेश हो रहा है जो महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में बहुत कम समय में हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। और सबसे पहले महासचिव आएंगे तो भारत संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर माल्यार्पण होगी और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड पेश होगा। और हम चाहेंगे कि राजद के हमारे जिला सचिव जगजीवन राम किशन चाहेंगे, जिला अध्यक्ष जगजीवन राम जी आए और अपनी बातों को रखें। जगजीवन राम जी बातों को रखेंगे। जातीय अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे काराकाट के सांसद और पोलित ब्यूरो के साथी राजाराम जी, साथी अमर जी, आपके संघर्ष के साथी, आपके प्रतिनिधि महाराज जी, फोन एकदम फेस के सामने आ रहा है। रिपोर्ट कार्ड के लोकार्पण के पूरे समारोह में यहाँ उपस्थित इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस सम्मेलन में यहाँ उपस्थित अरवल के तमाम संघर्षशील साथी, जागरूक मतदाता, पत्रकार मित्रों, आप सबों को जय भीम, राम सलाम। अभी थोड़ी देर में आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ये सुनकर तो हैरानी हुई क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो वोट चोरी की जो साजिश चल रही है, वोट बंदी जो SIR के नाम से सरकार ने, चुनाव आयोग ने कहा है, तो इस पर जो हम लोग लड़ रहे हैं, एक तो लड़ाई हम हर बूथ पे लड़ रहे हैं, हर BLO, हर BDO, SDO, TM, यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं भाई गलत तरीके से नाम क्यों काट रहे हो। और इसी लड़ाई का एक छोर है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए
और वहां चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ रहा है। कई बार सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें और ज्यादा गड़बड़ी हम देखेंगे तो हम पूरे इसको निरस्त भी कर सकते हैं। आखिरी सुनवाई कब होनी है? कल 7 तारीख को इस एसआईआर के मामले में आखिरी सुनवाई होनी है और आज चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के कि भाई अब तो डेट घोषणा हो गई है, अब तो क्या और होगा। तो ये जो न्याय के साथ सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। चुनाव आयोग क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, हर चीज की कोई सीमा होती है। तो अपने दायरे से बाहर जाकर के सुप्रीम कोर्ट पे आखिरी सुनवाई से पहले हर तरह तरीके से आज ये चुनाव की तिथि की घोषणा होगी, ये अच्छा संकेत नहीं है। इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए, संविधान के लिए, चुनावी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत ये नहीं है। अभी कल और परसों चुनाव आयोग की टीम पटना आई हुई थी। मुख्य चुनाव आयोग खुद थे गणेश कुमार जी, उनके 2 सहयोगी थे और तमाम दल के लोगों को बुलाया गया था। तो हमारे साथियों ने जाकर सवाल किया, तो आपको पता होगा कि अभी 1 तारीख को सूची आई, वो कह रहे हैं कि हमारी फाइनल सूची है। तो फाइनल सूची में क्या हुआ, इससे पहले की जो सूची थी जिसमें बताया गया था कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, अब उसी को लेकर के हम लोग सवाल जवाब कर रहे थे। साथियों ने जैसे बताया 22 लाख के बारे में कह दिया कि अब इस दुनिया में नहीं है, बढ़ चुके हैं। और हम लोग जब जा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, वो बिल्कुल अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट तक नौजवान पहुंचे, मिंटू पासवान आरा का मतदाता है, नौजवान चुनाव आयोग ने मार दिया, एसआईआर में लिख दिया कि ये मर चुका है। और वो नौजवान भागा भागा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, बोला कि सर हम तो है, अभी भी आपके सामने जिंदा है। तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों मिंटू पासवान बिहार में है। ये सवाल उठा, बहुत सारे लोगों के बारे में कह दिया कि ये बिहार में रहते नहीं है, बिहार छोड़ के चले गए। और हम लोग जब जा रहे हैं देख रहे हैं कि गांव में बिल्कुल है, गांव ही में रह रहे हैं, और लिख दिया कि बिहार छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं। तो बहुत सारे इसमें गड़बड़ियां हैं। 65 लाख का आपने नाम काटा, उस पर हम लोगों ने शिकायत की। इधर पता चला कि और 3,66,000 लोगों का नाम काट दिया। 65 के नाम काटने से उनकी संतुष्टि नहीं हुई, पेट नहीं भरा कि और कुछ काटना चाहिए। तो 65 लाख के बाद और 3,66,000 का नाम काट दिया। तो हमने वही चुनाव आयोग से पूछा कि कितने नाम काटे हैं। ये संख्या बता रहा है कि हमने 3,66,000 का नाम काटे हैं। नाम बताइए, संख्या बताने से क्या होगा, और क्यों काटे हैं बताइए, क्यों काटे हैं। अभी तक जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने, और आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो ये तो वोट चोरी, जिसका हम लोगों में पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में अब नारा चल रहा है, वोट चोर जल्दी छोड़। लेकिन ये जो नारा है, अब समझ लीजिए, इस नारा को अगर साकार करना है, ये काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपने चोरी को पकड़ लिया, आप समझ रहे हैं कि ये वोट चोर है, तो वोट चोर से अगर हम दोनों हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि भैया अब बहुत हो गया, आप गलती से जाइए, तो नहीं जाने वाले हैं। तो चोर जो है, अगर चोरी को आपने पकड़ लिया तो चोर को बिल्कुल दंडित करना होगा, सजा देनी होगी और उनको गलती से उतारना होगा। ये काम रह गया है। चोरी को पकड़ लेना ये शुरुआत है, चोरों के खिलाफ आंदोलन चलाना ये शुरुआत है, और चोरों को पकड़ करके गलती से उतार देना और उनको उचित सजा दिलाना, ये है हमारे आंदोलन का लक्ष्य, और ये काम आपको करना है। अभी महानंद जी ने आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखी है, और इस बार हम लोगों ने तय किया
सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड माले के विधायकों की ओर से साथी अजीत जी डुमराव के विधायक उन्होंने जारी की। फिर हमारे संदीप सौरभ जी पालीगंज के विधायक उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। आज महानंद जी दे रहे हैं, घोसी के विधायक रामदली जी भी देंगे, गोपाल रविदास जी भी देंगे। हमने कहा कि अगले चुनाव में जाने से पहले 5 साल के काम काज का अपना हिसाब किताब मतदाता के सामने, लोगों के सामने बिल्कुल रखना होगा। ये पार्टी की नीति है और हम समझते हैं कि हमारे तमाम साथी इस नीति का पालन कर रहे हैं और बिहार के लोकतंत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि विधायक का मतलब एक जन प्रतिनिधि है, कोई वीआईपी अब नहीं बन गया है, कोई राजा नहीं बन गया है, तो जनता के प्रतिनिधि है। जनता से आपने वोट लिया है कि हिसाब जनता को देना होगा और आज ये हिसाब आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, स्वस्थ संकेत है और ये परंपरा बिहार में पूरे देश में बढ़नी चाहिए। और माले के तमाम विधायक सांसद हमारी तो बिल्कुल ये वादा है हमारा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोकतंत्र में और ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा जवाबदेही जनता के प्रति जो जनता का हक बनता है, आपके हक की गारंटी हम करने की कोशिश करें। इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में ये आपको रिपोर्ट कार्ड सौंपी गई, मैं इसके बीच में नहीं हूँ। इस रिपोर्ट कार्ड को आप लोग जरूर देखेंगे और रिपोर्ट कार्ड को लेकर के भी कोई सवाल होगा इस पर भी महानंद जी से साथियों से बात करेंगे। ये आपका अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन सवाल है कि जो विकास आजकल मैं देखता हूं कि विकास की जब बात होती है तो विकास का आप लोग मतलब समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या काम हुआ, विधायक के कोटे से क्या काम हुआ, मुखिया के कोटे से क्या काम हुआ, इसके कोटे से क्या काम हुआ, उसके कोटे से क्या काम हुआ, ये हम लोग पता लगाते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये जो विकास है ये तो बिल्कुल स्थानीय विकास है, ये तो रूटीन विकास है, तो होना चाहिए। सड़क बननी चाहिए, अगर नहर है तो उसकी मरम्मती होनी चाहिए समय पर, अस्पताल है तो उसका विकास होना चाहिए। हमारे सामने जो विकास का बड़ा पैमाना है, अरे इसी को हम पूरा विकास समझ लेंगे, हम सोच लेंगे कि हाँ हमारे बहुत अच्छा विकास हो गया, लेकिन हमारा जेब खाली है तो विकास का क्या हुआ? तो विकास में सबसे पहला जो सवाल है कि क्या बिहार में गरीबी कम हो रही है? क्या गरीब के जेब में ज्यादा पैसे आ पा रहे हैं? क्या हमारे पास कोई आवास है? क्या हमारे पास कोई खेती की जमीन है? फसल की कीमत हमको मिलती है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जो सारे बड़े सवाल है, जाहिर सी बात है कि इसके जवाब महानंद जी नहीं दे पाएंगे, कोई विधायक नहीं दे पाएंगे। ये विधायक कोटे से तय नहीं होने वाला, विधायक कोटे से आप रोजगार नहीं दे सकते, विधायक कोटे से आप किसी इस बात की गारंटी नहीं कर सकते। इस बात की तो गारंटी होगी देश की नीतियों से, देश की नीतियों से। अब देश की नीति क्या है? अभी चुनाव के समय में कह रहे कि बाप रे बाप मोदी जी ने पिटारा खोल दिया। अच्छा, बड़े नए शब्द हम सुन रहे हैं, सौगात लेकर के आए हैं, सौगात लेकर के आए हैं। क्या वही सौगात लेकर के आए कि बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों को 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए 1000 रुपए का बेरोजगार भत्ता, और पूरे मीडिया में चल रहा है कि बिहार के बेरोजगारों के लिए दिवाली का तोहफा, मोदी जी का सौगात, नीतीश जी का सौगात। अरे सौगात तो उसे कहते हैं जो मोदी जी अपने मित्र के लिए, अडानी के लिए। अभी हम गए थे भागलपुर के पीरपैंती में, 1050 एकड़ जमीन, 1050 एकड़ जमीन बिजली प्लांट के नाम पर 33 साल के लिए अडानी को दे दिया गया। और जानते हैं अडानी को कितना देना पड़ेगा? सालाना 1 रुपया, सालाना 1 रुपया, 1 रुपया दे करके 33 साल के लिए वो 1050 एकड़ जमीन। और सिर्फ जमीन नहीं, वो कोई बंजर जमीन नहीं है, उपजाऊ जमीन है, रिहायशी इलाका है, गांव बसा हुआ है, लोग है।
लाखों पेड़ है, आम के, लीची के, सागवान के। और वहां जब हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों ने तो सरकार से लिंक किया था कि आपको बिजली के लिए प्लांट लगाना है, आपको जमीन चाहिए, तो बगल में जमीन है, बढ़ती जमीन है, उस जमीन पर लगाइए, वहां विस्थापन नहीं होगा, वहां नुकसान नहीं होगा, खेती पर कोई आंच नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। और गजब है, 2017 में आपने देखा कि हाईकोर्ट में भी लोग चले गए। 2013 में इस देश में बड़े किसान आंदोलनों के बाद कानून बना था, अंग्रेजों के कानून को बदल करके 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए नया कानून बना कि अगर कहीं भी आपको जमीन लेनी है तो आप कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात, लेकिन कोई सामान्य काम के लिए आप जमीन लेना चाहते हैं कि भाई ये बनेगा, वो बनेगा, कारखाना लगेगा, लगाओ। लेकिन सबसे पहले लोगों से सहमति लो, लोगों से बात करो, जबरदस्ती नहीं ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जमीन कहीं आप ले रहे हैं, जिनकी जमीन ले रहे हैं उनको तो आपको मुआवजा देना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी मुआवजा देना होगा जिनके पास भले जमीन ना हो लेकिन जिनकी रोजी रोटी उसी जमीन से आती है। मजदूरी करने वाले उन भूमिहीन मजदूरों को भी जो जमीन पर निर्भर है उनको भी मुआवजा देना होगा। तीसरी बात कि अगर आपने जमीन को ले लिया कारखाना लगाने के नाम पर, लेकिन 5 साल के अंदर अगर कारखाना नहीं लगा तो पूरी जमीन आपको वापस कर देनी होगी जमीन के मालिकों को। ये हिंदुस्तान का कानून कहता है, 2013 का कानून। और हम गजब, वो पीरपैंती के लोग गए हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपको नहीं तय कर सकते, सरकार माई बाप, सरकार ने कह दिया कि हमें यही जमीन चाहिए, मंदिर वही बनाएंगे, फैक्ट्री वही बनाएंगे, तो वही चाहिए, तो बस आपको जमीन देना पड़ेगा। और उन लोगों से जमीन ले ली गई और अब तक कोई प्लांट नहीं बना। 2013 से जमीन ले ली गई और अब तो अदानी प्लांट बनना था एनटीपीसी का, अब प्लांट बनेगा अदानी का और 1 रुपए के सालाना लीज पर दे रहे हैं। तो सौगात तो यह है, इसे कहते हैं कि भाई देखो इस तरीके से दिवाली का तोहफा दिया जाता है। और आपके साथ जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं? ये जो कह रहे हैं कि भाई बिहार के नौजवानों को हम दे देंगे 1000 रुपए, जो ग्रेजुएट बेरोजगार है, वो ग्रेजुएट बेरोजगार के साथ क्या हो रहा है? नौजवान मेरे कह रहे दीपंकर जी, अक्सर हम लोगों के लिए वैकेंसी निकलती है परीक्षा देने के लिए, परीक्षा का सेंटर कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार। बिहार के नौजवान परीक्षा देने के लिए, नौकरी पाने के लिए वो अंडमान निकोबार जाएगा परीक्षा देने के लिए, और उस नौजवान के बैंक खाते में 1000 रुपया देकर क्या कहते हो? क्या नौजवानों के अधिकार का ख्याल रख रहे हैं? आपको दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, आपके लिए सौगात लेकर के आए हैं? मैं तो कहता हूं ये रिश्वतखोरी है, ये घूसखोरी है। वोट चोरी के साथ साथ इस सरकार को लगता है कि बिहार में जो घूस चलता है, बिना घूस का तो काम होता नहीं है, तो हम घूस दे देंगे, थोड़ा घूस दे देंगे सबको और उनका मुंह बंद कर देंगे, घूस दे करके उसके एवज में उनको वोट दे देंगे। तो सरकार कैसे बनेगी? वोट चोरी और घूसखोरी, ये दोनों को मिलाकर। और इसीलिए जो आपने कहा कि वोट चोरों को गद्दी से उतारना है, आपको ये भी कहना पड़ेगा कि घूसखोरों को भी गद्दी से उतार देना है और ये आपको तय करना है। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे, घूसखोरी का राज ना हो, तो आपको तय करना होगा। ये जो कुछ सोच रहे हो कि 1000 रुपए दे करके, 2000 रुपए दे करके, बैंक में कुछ पैसे डाल करके हमारा वोट ले लोगे, हम घूसखोरों को बिल्कुल एक भी वोट नहीं देंगे। ये जो आपने दिया है 2000, 10,000 में महिलाओं के बारे में चर्चा हो रही है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार, 1 करोड़ से भी ज्यादा। भारत के इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं बांटा गया, पता नहीं कहां से खजाना थोड़ा और दे रहे हैं। अब जरा समझ लीजिए हो क्या रहा है। कितना मिलना था जो बिहार में सर्वे हुआ, गरीबी के बारे में पता चला कि बिहार में 94.5 लाख परिवार, पूरे महीने की कुल आमदनी 6000 से कम। तो नीतीश जी ने क्या कहा था विधानसभा में सबके सामने पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि हमारी सरकार
उन तमाम परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। ये नीतीश जी की घोषणा थी। देना था 2 लाख, एक परिवार को 2-2 लाख देना था। हम लोगों ने हक दे वादा निभाओ आंदोलन किया इसी बात के लिए कि नीतीश जी आपको इस मुद्दे से हम बाहर नहीं जाने देंगे। आपने कहा है कि पैसा हम ले करके रहेंगे और आपने आंदोलन चलाया, लेकिन अभी तक वो पैसा हमें नहीं मिला। वो 2 लाख के एवज में जो 2 लाख पूरे बिहार के 1 करोड़ परिवार को मिलना था, कितना दे रहे हैं? 10,000। 1,90,000 गए, 10,000 दे रहे हैं महिलाओं के लिए। 10,000 क्या महिलाएं खर्च कर पाएंगी? ये जो 10,000 रुपए आपके पास अगर आ रहे हैं, जगह जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि महिलाओं के ऊपर इतना कर्ज का दबाव है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले रंगदार, ये गुंडागर्दी करते हैं। पूरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले पूरे बिहार में हर जगह ये शिकायत है, आत्महत्या हो रही है। आपने अगर लोन लिया, भाई आपको लोन की वसूली चाहिए। हम लोगों ने कहा, इंडिया गठबंधन में बात हुई कि छोटा जो कर्ज है, छोटा कर्ज हम लोग माफ करेंगे और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का जो जुर्म है, इस जुर्म पर हम लगाम लगाएंगे, नकेल कसेंगे। कि कौन सा तमाशा है? रात 12 बजे कोई कंपनी का रंगदार एजेंट आ जाता है किसी के घर पर, महिलाओं के पास आपको रात में 10 से 11 बजे आप लोग रिकवरी के लिए आते हैं, भैंस छोड़ के लेके चले जाते हैं कि आपको लोन चाहिए। आपको लोन के बारे में बात करनी है, आइए पंचायत में, पंचायत के दफ्तर में आइए। 10 बजे से 5 बजे 6 बजे तक पंचायत के माध्यम से आइए, घर में मत आइए और रात में बिल्कुल मत आने की हिम्मत मत कीजिए कि आपकी महिलाएं आप इसीलिए कह रही है कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हमने महाजनों को देख लिया, जमींदारों को देख लिया, महाजनों को देख लिया, और ये जो नए महाजन आ रहे हैं पैसा देने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, इनको भी बिल्कुल देख लेंगे, इनको गांव में गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। ये सवाल है। और इसलिए ये नारे यूं ही नहीं लग रहे। जो महिलाएं कह रही है कि 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफी से कम नहीं, ये जो आवाज बिहार के गांव से उठ रही है, ये आज के बिहार की मांग है, ये सच है। और इसीलिए हम तो कहेंगे आप लोगों से कि आपको तय करना होगा, आपको तय करना होगा कि क्या ये जो 10,000 दे दिया नीतीश जी ने अभी चुनाव से पहले, नीतीश जी, मोदी जी, सब कुछ माफ कर दिया गया? ये सारा लूट, पिछले 20 साल से 400 रुपए का पेंशन मिलता था, 400 रुपए का पेंशन 20 साल से हम लोगों ने आंदोलन किया, हक दो वादा निभाओ कि 3,000 का पेंशन चाहिए। अब चुनाव से पहले चलो 1,100 रुपए ले लो, क्या माफ कर दिया जाएगा? क्या इन लोगों को माफ कर दिया जाएगा? बिहार के नौजवान उनको माफ कर देंगे कि 1,000 रुपए का भी बेरोजगार नौजवानों के साथ जले पर नमक छिड़कने जैसे आप मजाक कर रहे हैं? 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, परीक्षा का सेंटर वहां आता है अंडमान निकोबार में बिहार के लिए, आरक्षण की चोरी कर रहे हैं। अभी पुलिस में भर्ती निकली है, पुलिस में हमने देखा कि 1800 पुलिस में भर्ती जो निकली है बहाली के लिए, तो बिहार में अभी 16% आरक्षण है दलितों के लिए। हमारे साथी जो पासवान चंद्रनंद के साथी बोल रहे थे, सड़क के बारे में बोल रहे हैं, सड़क पर तो जरूर बोलिए, लेकिन इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। तय हो गया था बिहार में 65% आरक्षण। नीतीश जी को, मोदी जी को उसकी गारंटी करनी थी, और वो गारंटी करने के लिए क्या करना था कि जैसे विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उस पर मोहर लगा देते दिल्ली की संसद में, और उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देते। जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण है, उस पर कोई कोर्ट कुछ नहीं कहता, तो बिहार में भी आरक्षण की गारंटी होगी। वो अगर हो जाता तो बिहार के दलितों को 20% आरक्षण मिलता। यानी 1800 अगर भर्ती की है, वैकेंसी है, तो 1800 में आपको 360 सीट मिलती। अभी वो हुआ नहीं, उसके लिए लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी जो कानून है वो है 16%। 16% का मतलब होता है 1800 में 288, और जो वैकेंसी निकली दलितों के लिए कितनी? 210। 78 की चोरी, आरक्षण की भी चोरी, सिर्फ वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी, राशन चोरी, हर चीज की चोरी, उसमें हमारे हक की भी चोरी है, आरक्षण की भी चोरी है। तो ये जो चोरी का राज चल रहा है, ये जो चुनाव है,
इस चोरी के राज को, ये भ्रष्टाचार, ये वोट चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसको तो खत्म करना होगा। इसीलिए जो सामने का चुनाव है, बिल्कुल जो आपने नारा दिया, बदलो सरकार बदलो बिहार, बिहार को बदलने का मौका है, सरकार को बदलने का मौका है। मौका क्या, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो ऐसी निकम्मी सरकार 20 साल से कुछ करना नहीं है, और इस बार अगर यह स्थापित हो जाएगा कि भाई 5 साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्या जरूरत है कि चुनाव से पहले आकर के घोषणा कर दो, आपके खाते में इतना, आपके खाते में इतना, यहाँ 200, यहाँ 500, आपको स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा, आपको टैबलेट खरीदने के लिए पैसा, आपको इस बात के लिए थोड़ा पैसा, बस बात खत्म। तो अगर ये घूसखोरी, रिश्वत देकर के वोट लेना, ये वोट खरीदने योजना है, वोटों की चोरी का ये दूसरा तरीका है, तो अगर ये स्थापित हो जाएगा तो आगे तो समझ लीजिए बिहार में ठप हो जाएगा। आगे को भूल जाइए, कोई भी सरकार कुछ भी काम नहीं करेगी। अगर ये परंपरा स्थापित हो जाए बिहार में कि चुनाव से पहले बस कुछ पैसा दे देने से चल जाएगा, तब गया, खत्म। बिहार में लोकतंत्र खत्म, बिहार में आपका सारा अधिकार खत्म, और तब अपराधियों का ही बोलबाला होगा, तब भ्रष्टाचार का ही बोलबाला होगा। और इसीलिए हम तो अपील करेंगे, यहाँ का रिपोर्ट कार्ड देखिए, हिसाब लीजिए, लेकिन ये जो पूरे राज्य का रिपोर्ट कार्ड है, ये जो पूरे इंडिया का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, मोदी जी का और नीतीश जी का, दोनों का ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड में कहिए कि 0 आप फेल कर गए, आपको हम 1 नंबर भी उनका देने वाले नहीं है, और इस बार के चुनाव में एक वोट से बदला लीजिए। पिछले चुनाव में आपने पूरे इस इलाके में, चाहे अरवल का इलाका हो, जहानाबाद का हो, बगल में पटना का हो, या पूरे शाहबाद का हो, चौक के उस तरफ आपके करारी हो, अगियाव हो, हर जगह से अपने महागठबंधन को भरपूर समर्थन किया। लोकसभा में भी आपने दिया, पाटलिपुत्र हमारे पास है, जहानाबाद की सीट हमारे पास है, काराकाट हमारे पास है, आरा हमारे पास है, बक्सर हमारे पास है, सासाराम हमारे पास है। पूरे इंडिया गठबंधन की जीत इस इलाके में हुई, लेकिन उत्तर में थोड़ा कमजोर रहा। सरकार पिछले बार भी नीतीश जी की बन गई, और नीतीश जी की कृपा से, नीतीश जी के बैठकी पर अब मोदी जी की भी सरकार वहां चल रही है दिल्ली, और वो सरकार क्या कर रही है सब लोग देख रहे हैं। किसानों के साथ क्या कर रही है, नौजवानों के साथ क्या कर रही है, मजदूरों के साथ क्या कर रही है, और सबसे ज्यादा तो जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बिहार में अभी बहुत दिनों से जनगणना नहीं हुई, पता नहीं कब होगी, 2013 के बाद से गई थी। बिहार में जहां 1000 पुरुष है, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार अगर देखिएगा तो अगर 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या भी उसी के आसपास होनी चाहिए, उसी के आसपास होनी चाहिए। बिहार में वो संख्या घटते 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 अभी वो 900 से नीचे आ गया है, 900 से नीचे आ गया है। और चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि वही काम हो रहा है, महिला मतदाताओं का नाम काट दो, 892 अभी 1000 पर। ये अन्याय जो हो रहा है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पर हम सबके सामने बड़ी चुनौती है इस चुनाव को लेकर। बात खत्म करेंगे। महानंद जी याद दिला रहे थे, गांधी पुस्तकालय अरवल में 80 के दशक में जालियांवाला बाग फिर से उसको यहाँ दोहराया गया। उसी गांधी पुस्तकालय की जमीन पर यहाँ के गरीब भूमिहीन आदरणीय अध्यक्ष जी और इस रिपोर्ट कार्ड लोकार्पण समारोह के संचालन कर रहे प्रियंकर पासवान जी, इस
मंच पर भैया लोकार्पण करता भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य और काराकाट के सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह जी, इस कार्यक्रम में आए हुए भाकपा माले के मगध जोन के प्रभारी कॉमरेड अमर जी, लोक युद्ध के संपादक कॉमरेड संतोष सहर जी, मीडिया सेल के प्रभारी और भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड कुमार तरवेर जी, इस मंच पर विराजमान राजद के अध्यक्ष जगनारायण जी, इस मंच पर विराजमान सीपीआई के बीना बाबू, सीपीआई के रामचंद्र पाठक जी, सीपीएम के हमारे कई वरिष्ठ नेतागण हैं, राजद के कई वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस के निसार साहब हैं, प्रोफेसर मदन जी हैं, कई जाने माने हस्ती इस मंच पर विराजमान है। मैं तमाम लोगों को और खासकर जो पूर्व विधायक हमारे रविंदर जी हैं, उन तमाम लोगों को जो मंच पर विराजमान हैं, कई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों को और इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, माताओं बहनों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, 5 साल गुजर गया, अब आज ही लगता है कि चुनाव की घोषणा होगी, ये आचार संहिता लागू होगा। आपके बीच 5 साल के कार्यक्रमों के साथ जितने कार्य हुए, 5 साल में सदन में जितने भी आवाज उठाई गई, सड़क पर जो संघर्ष हुआ और जो जमीन पर जो काम उतरे, उन सारे का रिपोर्ट कार्ड के रूप में, कामों का रिपोर्ट कार्ड के रूप में आपके बीच पेश किया जा रहा है, पेश किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इस इतना थोड़ा सा कागज पर संभव नहीं था, बहुत सारे ऐसे कामकाज हुए हैं जिसको लिपिबद्ध करना मुश्किल था। तो वैसे काम जो महत्वपूर्ण काम थे, उन सारे महत्वपूर्ण काम को हमने कोशिश किया कि इसमें लिपिबद्ध किया जा सके। साथियों, हम लोगों ने यहाँ कोशिश किया था, अस्पताल, सिंचाई का साधन जो नहर है, नहर और जो यहाँ विद्यालय है, विद्यालय, सड़क और खासकर ये सोन नदी के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। सोन नदी से जो अनियंत्रित बालू निकाले जा रहे हैं और उस बालू निकाले जाने से जो इसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, उन सारे समस्याओं के लिए सरकार के समक्ष रखने का काम किया और कोशिश किया कि सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। अभी रामाधार जी ने कहा कि 2 सड़क जो दलित बस्ती यहाँ खनगाह, जो बहुत पुराने सड़क है, जो खनगाह रोड जाती है और पूरे महादलित का वो जो मोहल्ला है और वो महादलित का मोहल्ला, वो रोड जर्जर है, आज से नहीं, वो बरसों से जर्जर है, आज तक बना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वो खनगाह रोड का टेंडर हो गया है, वो शिलान्यास भी हो गया है, वो बरसात की वजह से काम नहीं लगा है, वो काम एक दिन जाकर के लगाया था, जैसे ही बरसात खत्म होगा उसमें काम लगना शुरू होगा। तो ये काम वो लगाने के लिए शुरू हो गया है। और दूसरा जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सड़क, जो उस सड़क के श्रेणी में था ही नहीं, यह बस स्टैंड से लेकर हैदराबाद तक जो सड़क था, वो सड़क के श्रेणी में नहीं
नहीं था, वो सड़क के रूप में उसको चिन्हित नहीं किया गया था। जब से यहाँ ये नगर परिषद क्षेत्र घोषित किया गया, तब से वो ग्रामीण कार्य विभाग और पथ विभाग ने मान लिया कि वो नगर परिषद के हिस्से का है। लेकिन नगर परिषद का जो मानदंड होता है, उस मानदंड के अनुकूल वो सड़क नहीं आता था, लिहाजा वो वंचित रहा, पहले से भी वंचित रहा। कुछ दुलारचंद जी विधायक थे, उसमें कुछ बीसीसी करवाए थे कुछ दूर तक, लेकिन करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी वाली ये सड़क उस इलाके के लोगों का आने जाने का बहुत संकट होता था। वो सड़क भी शुरू हो गया है, टेंडर हो गया है, काम प्रगति पर है और बहुत जल्दी वो बन करके तैयार हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही ये कई बार विधानसभा में सवाल उठाया था। यहाँ दोनों विभाग के, नगर परिषद के विभाग के पदाधिकारी और ग्रामीण पथ विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारी का यहाँ मीटिंग करवाना पड़ा, एक साथ मीटिंग करके और उसको सर्वे कराने के बाद उसको ग्रामीण कार्य विभाग के तहत उस सड़क को और शामिल करवाने में हम लोग सफल हुए और इसके श्रेय आपके आंदोलन का जाता है। इसलिए दोनों सड़क जो बहुत जटिल सड़क था, वो जटिल सड़क आपके बनने के तरफ बढ़ गया है, बनने की शुरुआत हो गई है। साथियों, कोरोना काल हम लोगों ने देखा है, अरवल में भारी संख्या में लोग यहाँ जिस तरह से तरफ के मर रहे थे ऑक्सीजन के अभाव में, सारे लोग परेशान थे। अस्पताल में वो जो व्यवस्था था 2020 में, आप लोग जानते हैं कि वहां पानी लगा हुआ रहता था, सदर अस्पताल में जाना मुश्किल था और वहां न तो ऑक्सीजन प्लांट, न तो ऑक्सीजन का व्यवस्था, न ही किसी तरह का वहां ब्लड बैंक ये या अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर का कोई व्यवस्था था। हम लोगों ने यहाँ पूरे आंदोलन किया, भाकपा माले द्वारा यहाँ आंदोलन भी हुआ और सदन में भी हमने वो सवाल किया और उस समय पार्टी ने आह्वान किया था कि इस समय बहुत जरूरी है लोगों का अस्पताल को दुरुस्त करना, इसलिए उस साल का जो भी फंड हो वो सीधे अस्पताल को समर्पित किया जाए। तो हमने 2021 का जो फंड आया वो तो काट लिया गया था, लेकिन जो भी फंड आया उसको अस्पताल को समर्पित कर दिया गया। वहाँ एम्बुलेंस नहीं था, वो विधायक निधि से एम्बुलेंस दिया गया, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया, ब्लड बैंक लगवाया गया, सीटी स्कैन लगवाया गया, वहाँ जो पीसीसी करवाया गया, जो सड़क की तरह पीसीसी करवाया गया, ताकि वहाँ लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। और इतना ही नहीं, ये आपको सरपुर का अस्पताल जहाँ जानवर बैठता था, उस अस्पताल सातों दिन 24 घंटा वो चालू है। इसके अलावे 15 ऐसे अस्पताल का निर्माण करने के लिए हमने विधानसभा में सवाल उठाया और 15 अस्पताल बनने की प्रक्रिया में है। यहाँ नया 15 अस्पताल बन रहा है। ये साथियों 5 साल में हम लोगों के सदन और सड़क तक के आंदोलन का ये देन है। इतना ही नहीं, आप लोग जानते होंगे कि ये नहर क्षेत्र होने के कारण ये सूखी बिगहा से लेकर प्रसादी गिरिश तक, आपको खबैली बैधार से लेकर प्रसादी गिरिश तक के बैधार में जो आपको फसल होता था, वहाँ रबी का फसल नहीं होता था, पैरवेल चैनल टूट जाता था, पूरा डूबा स्थिति बन जाता था, धान भी बढ़िया नहीं हो पाता था और रबी का भी फसल नहीं होता था। इसलिए हमने इसको विधानसभा में नहर को दुरुस्त करने का सवाल उठाया और 3 साल से उस इलाके में रबी का फसल हो रहा है। ये हम लोगों का उपलब्धि है, ये आंदोलन का दौर है, ये अरवल की जनता के आंदोलन का दौर है। कई नहरों जो वितरणी था, उस कई वितरणी को हम लोगों ने दुरुस्त करवाने का काम किया। इसके अलावा यहाँ जीए हाई स्कूल समेत करीब 25 विद्यालयों में नए भवन निर्माण करवाने का काम कर रहा है
और इसके अलावे आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे गली टोले रहे हैं, ये कदम बिघा, मेहरबान बिघा, ये बुलाकी बिघा समेत, मैं आपको परसन बिघा समेत, रोकी बिघा, ये दलित का टोला है। और आजादी के बाद अभी तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंचा था, सड़क नहीं देखा था उस गांव के लोगों ने। करीब 25 ऐसे नए गांव है जहां नए गांव में सड़क निर्माण कराने का काम किया। और सोनकटिया इलाके जहां बेलसार से सोसा, ये रविदास से परासी से आपका सोसा जाने वाली जो सड़क जर्जर था, आने में घंटे देर लगता था और बालू से लगा हुआ ट्रक के कारण जो जाम रहता था और सड़क नाम की चीज नहीं दिखती थी, गड्ढा ही दिखाई पड़ता था। ये सारे सड़क मजबूत सड़क निर्माण करवाने में हम लोग सफल हुए हैं साथियों। और इस हिसाब से पूरे विधानसभा में करीब 165 सड़क जो जर्जर सड़क था, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव की सड़क जर्जर था, उन सारे गांव के सड़कों का काम शुरू हो गया है, सारे गांव के सड़क आज बन रहे हैं। तो ये 5 साल में हमने सड़क, बिजली के मामले में बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां बिजली के वजह से बिजली दलित टोलों में बिजली नहीं जा पाता था। जयपुर के दलित टोला और अति पिछड़ा का जो टोला था, वहां ट्रांसफार्मर लग गया था, 2017 में ट्रांसफार्मर लग गया था, लेकिन दबंगों द्वारा गांव में बिजली नहीं जाने दिया गया, पोल नहीं डालने दिया गया, जिस वजह से वहां बिजली नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद नया ट्रांसफार्मर ये जनता के आंदोलन के बल पर थाना का घेराव करवाया गया भाजपा मारे के द्वारा। और उसके बाद विधानसभा में सवाल किया गया कि क्या दलित गरीबों की बात करने वाली सरकार ये अति पिछड़ा की बात करने वाली सरकार है, और वो अति पिछड़ा के यहाँ बिजली जाने में दबंगों के द्वारा रोका जा रहा है, वहाँ बिजली नहीं जाने दिया जा रहा है, बेलसार के महादलित टोला में बिजली नहीं जाने दिया जा रहा है। कोई ऐसे काम है जहाँ दलित टोला में बिजली नहीं जाने दिया जा रहा है। विधानसभा में हमने सवाल किया, उसके बाद वहाँ पूरे जिला प्रशासन को जाकर के वहाँ पोल डाल करके बिजली वहाँ लगवाना पड़ा। ये आपके आंदोलन की देन है साथियों। और इस हिसाब से पूरे दर्जनों पंचायत में, दर्जनों गांव में नए ट्रांसफार्मर और बिजली का काम करवाया गया। इसके अलावा आपके यहाँ एक जो धरोहर है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि अरवल, आज जो अरवल जिला बना है, इस अरवल जिला बनने में गरीबों के खून बहा है। इन गरीबों ने, यहाँ गरीबों ने कुर्बानी दिया है, तब आकर के यहाँ अरवल जिला बना है। पहला आपने देखा होगा कि 1986 में अरवल जनसंहार हुआ था। ये गांधी पुस्तकालय में ये वहां 23 लोगों की हत्या हुई थी, इसी तरह से सभा हो रही थी। और ये उस गांधी पुस्तकालय के अंदर वो सभा कर रहे थे, वो गरीब गुर्बे लोग आकर के सभा कर रहे थे, वहां अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उसमें 23 लोग मारे गए थे। और वो गांधी पुस्तकालय उस समय से उपेक्षित था, उस समय से वहां कोई उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा था, वो अरंगा लगाया गया था, उसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार का काम किया। और वहां जो शहीद हुए थे वो गांधी पुस्तकालय, जो दूसरा जालियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है आजाद हिंदुस्तान में, वहां जो शहीद हुए थे, गरीब जो शहीद हुए थे, आज भी वो उनका स्मारक बना हुआ है, उनका आज भी इतिहास गांधी पुस्तकालय में बनवाने का काम आप लोगों ने किया। यही जो नागरिक लोग हैं, यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इन सारे लोगों ने अपना सहयोग दे करके, चूंकि उसका विधायक फंड से बनाना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ के अरवल की जनता ने सहयोग दे करके उसका स्मारक बनाने का काम किया। लेकिन विधायक फंड से हमने गांधी पुस्तकालय जो ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर का हमने उसका निर्माण करवाया है। साथियों, जीवधर सिंह के नाम पर हमने कोशिश किया कि उनके नाम पर पार्क बनाया जाए। खबैली गांव, जो खबैली गांव है,
जो 1857 से आज तक क्रांतिकारी आंदोलन का वो गांव गवाह के रूप में खड़ा है। 1942 में भी 1857 में भी जीवन बाबू वहीं पे थे, जीवन बाबू रतन सिंह, उसके बाद बाबूलाल सिन्हा 1942 के आंदोलन के रहे हैं और नई पीढ़ी के कॉमरेड रविंद्र यादव, गणेश यादव समेत महानंद किशोर ठाकुर समेत कई ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो आज भी जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो वो गांव जो क्रांतिकारी गांव है, उस गांव को ऐतिहासिक गांव निर्माण करने के लिए सदन में भी सवाल उठाया और हमने कोशिश किया कि वहां हम जीवन बाबू के नाम पर एक पार्क का निर्माण कराया जा सके। उनके परिवार वाले जमीन देने को तैयार हो गए, लेकिन डीएम द्वारा रंगा लगा दिया गया और आपको मालूम होगा कि भाजपा के मंत्री के द्वारा ये दबाव बना करके उसको रंगा लगाया गया कि वहां बनने नहीं दे रहा है। तो यहाँ जब भी कोई काम ऐसा करने के तरफ हम लोग बढ़े हैं, लगातार वहाँ रोक लगाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी बाजार में जो अस्पताल का वहाँ ये हो रहा था, लेआउट हो रहा था, यहाँ के सीओ द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया और वहाँ लेआउट करने के लिए पदाधिकारी लोग गए थे कि अब उसमें काम लगाया जाएगा, लेकिन भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा के समर्थकों के द्वारा फर्जी कागज दिखा करके उसको रोक लगा दिया गया। और जब हमने डीएम से कहा कि ये आपकी जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर आप क्यों रोक लगा रहे हैं, क्यों रोक लगा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करिए और वहाँ खड़ा होकर के बनवाने का काम कीजिए, तब तुरंत भाजपा के नेताओं का वहाँ दबाव बन जाता है और वो सरकारी जो अस्पताल बनाने का काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया गया। इस तरह से आपने देखा कि ये रूपसागर बिगहा में एक पुल का निर्माण होने जा रहा था, सब पास हो गया, अभी भी 4 करोड़ का वो फंड पास है, लेकिन वो जानते हैं कि रूपसागर बिगहा ये वहां पर शंकर बिगहा कांड हुआ था। शंकर बिगहा कांड के बगल में उसी नहर से होकर के शंकर बिगहा लोग जाते थे, वहां पुल का निर्माण आज भी चचरी से लोग जाते हैं, लेकिन उसमें भी रंगा लगा दिया गया है। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अरवल जो कुछ भी हासिल किया है, अरवल को जो कुछ भी मिला है वो लड़ करके मिला है, संघर्ष के बल पर मिला है, लड़ने के बाद भी हासिल हुआ है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी आपको मिला है, चाहे अस्पताल का मामला हो, सड़क का मामला हो, या रोड का मामला हो, या नहर का मामला हो, या ये बिजली का सवाल हो, सारे जगह पर आपको संघर्ष करना पड़ा है। और इस आंदोलन का ही देन है, संघर्ष का देन है कि अरवल की जनता लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लड़ करके ये जो आपके अधिकार, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, आपके जो लोकतंत्र है, आपके जो संविधान है, आपके जो आजादी है, उस आजादी पर हमला करने वाली जो ताकत है, उस ताकत के खिलाफ एक बार फिर आप लड़ करके ऐसा सबक सिखाएंगे और वह एक ऐसा मिसाल देगा जो आने वाले समय में पूरे बिहार के लिए वह नजीर साबित होगा। हम यही उम्मीद करते हैं साथियों कि आने वाले तुरंत आपको चुनाव में जाना है और चुनाव में जाकर के आपको तय करना है। अभी आपने लड़ करके ये जो तैयार हो रहा था और आपके बहुत सारे वोट काटे जा रहे थे, यहाँ भी इंदौर में वोट काट भी ये मरा हुआ आदमी को, ये जिंदा आदमी को मरा हुआ साबित कर दिया गया। बाथरे में मरा हुआ आदमी को जिंदा आदमी को मरा हुआ साबित कर दिया। कई जगह पर मरा हुआ आदमी को जिंदा साबित कर दिया गया। इसका जब हम लोगों ने रिपोर्ट किया और इस तरह से कई नाम लोगों ने काटा, इसको आप लोगों ने लड़ करके वो कुछ हासिल किए हैं। तो जो तेज गति से काटने की प्रक्रिया चल रही थी उसको आप लोगों ने लगाम लगाया है, ये लड़ करके हासिल किया है। वोट चोरी करने वाले वोट चोरों को आपने
पीछे हटाने का काम किया है। और आने वाले समय में फिर जो वोट चोरी के जरिए जो पैसा शुरू कर दिया गया है, ये कई तरह के तबादला करके या कई तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये पैसेबाजी शुरू हो गई है। ये जनता इसको तुरंत हम चाहते हैं कि इसको आप जो है आप इसको आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप इसको जवाब जरूर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में तुरंत आपको मौका है। एक वोट जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है और उस वोट को भी ये छीन लेना चाहता है, इस वोट को भी चोरी डकैती कर लेना चाहता है। इस वोट को बचाने के लिए और इस वोट के ताकत पर इस वोट चोरी को आपको सबक सिखाना है। यही बात कहते हुए आप तमाम साथियों को और यहाँ मीडिया कर्मी जो लोग मीडिया कर्मी लोग हैं, इन मीडिया कर्मी को भी जो बहुत देर से यहाँ पर है, इन सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक बात जो छूट गया है, आप लोग जानते होंगे बाईपास अरबन जाम से परेशान रहता था। यहाँ अरबन को तोड़ने का पूरे फरमान जारी कर दिया गया। कई बार विधानसभा में सवाल उठाया, एक बाईपास पास हो गया है, पहले से पास करवाया गया, बाद में वो कहा कि एक तो बाईपास पास हो गया है। हमने कहा कि एक अल्टरनेटिव जो ये एम्स से लेकर के और नौबतपुर तक जिस नहर के पश्चिमी छोर से ये बाईपास निर्माण हुआ है, उसी तरह का बाईपास आप बहादुरीपुर से लेकर आप हैदराबाद तक बाईपास का निर्माण करिए, अल्टरनेटिव बाईपास का निर्माण करिए, ताकि अरवल के जो नागरिक है, व्यवसायी है, उन नागरिक व्यवसायियों का मकान न टूट सके और उनका व्यवसाय बेहतर तरीके से चल सके। यह जो बाईपास गैर सरकारी संकल्प में हमने सवाल उठाया था और उस समय हम लोगों के महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार ने जवाब दिया कि ये बहुत जल्दी हमारी सरकार उसको बनाने का काम करेगी। और वो प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया का आज गति है कि उसका 100 करोड़ का करीब 1 अरब का टेंडर पास हो गया है और बहुत जल्दी वो काम लगेगा। ये आपकी लड़ाई की जीत है साथियों। कई और ऐसे काम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बहुत सारे जनपद जो नहदिया पुल का निर्माण करवाया गया है और कई जयपुर से लेकर संभुआ तक का रोड जो था वो बहुत जर्जर था, सरौती का रोड जर्जर था, भदासी का रोड जर्जर था। इन सारे रोड को निर्माण कराने का काम करवाया गया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप के साथ जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ गरीबों की जो दावेदारी है, उस दावेदारी को कैसे रोक दिया जाए, इस गरीबों की दावेदारी को कैसे पीछे ढकेल दिया जाए। ये जो चाल चल रही है भाजपा वाले लोग जो कर रहे हैं, ये भाजपा की सरकार जो ये कर रहे हैं, इसको आपको जवाब देना है। ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये गरीबों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, गरीबों के अधिकार के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, बापू शंकर बिन्हा जैसे जनसंधारियों को बचाने वाले लोग और ये लोग कई लोग हैं, उनको हमेशा याद रखिएगा और गरीबों की दावेदारी को आगे बढ़ाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और यहाँ फिर एक बार आने वाले समय में हम यहाँ महागठबंधन के झंडा को बुलंद करेंगे। यही बात कहते हुए आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों, आपके सामने आपके संघर्ष, आपकी आवाज और आपके लोकप्रिय विधायक जिन पर आप लोगों ने भरोसा किया, आज आपके सामने जो रिपोर्ट का पेश किया है, हमारे मंच पर बहुत सारे हमारे इंडिया गठबंधन के साथी लोग हैं। मुझे मिलेगा कि सब लोग कुछ समय देना चाहिए, लेकिन समय के अभाव में हम सभी लोगों से बात नहीं रख पा रहे, इसलिए सभी साथियों से हम क्षमा चाहेंगे
कि आप लोग हमें माफ करें कि सभी लोग समय नहीं दे पाए हैं, इसलिए और हम आपके बीच में आपको इसी कड़ी से जीते हुए आपके संघर्षों के प्रति भाजपा सरकार के खिलाफ लेते हुए आपके सांसद आपके सामने उपस्थित हुए कामर राजाराम सिंह से जाएंगे क्या अपनी बातों को रखेंगे। कामराम सिंह के नाम से अध्यक्षता कर रहे पार्टी के जिला कमेटी के साथी जितेंद्र पासवान जी, यहाँ पर मौजूद आज लेखा जोखा सम्मेलन में रिपोर्ट कार्ड लोकार्पण समारोह में मौजूद पार्टी के महासचिव पंकज जी,